एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है उपकार 99 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो आज हमें देखना है राजनीतिक पक्ष के स्वरूप को देखेंगे। केंद्र में तो सभी शक्तियों के जो स्वामी था वो राजा या सम्राट हुआ करता था, लेकिन केंद्र का विभाजन हुआ करता था प्रांत में, और प्रांत का जो प्रमुख हुआ करता था वो प्राय राजवंश से संबंधित व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था, जैसे राजा का पुत्र। आगे हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह से केंद्र में मंत्री परिषद या किसी परिषद का उल्लेख मिलता है, ऐसा प्रांत में नहीं था। हमें प्रांतीय परिषद के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। आगे प्रांतों का विभाजन जिले में किया जाता था, जिसको आहार या विषय के नाम से भी जाना जाता था, और इसके प्रमुख अधिकारी हुआ करता था आहारपति या विषयपति। और जिले में एक जिला परिषद भी हुआ करती थी, या आप इसको विषय परिषद भी बोल सकते हैं, जो कि 20 सदस्यों से निर्मित हुआ करती थी। आगे जिला का विभाजन हुआ करता था वीथी में। वीथी की तुलना आप तहसील से कर सकते हैं। और वीथी के नीचे की जो प्रशासन की इकाई थी वह पेठ थी, और जबकि पेठ के नीचे ग्रामीण थी। तो इस हिसाब से ग्रामीण गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के संबंध में। तो पर इस मंत्री परिषद का एक अध्यक्ष भी हुआ करता था, जो कि सभी मंत्रियों का प्रमुख था। आगे बात करें तो इन मंत्रियों का पद वंशानुगत था। इनको नगद वेतन तथा भू राजस्व के रूप में भी वेतन दिया जाता था। तो हम एक एक करके मंत्री राजतंत्रात्मक स्वरूप था। शासन की जो सर्वोच्च इकाई थी वह केंद्र था, और केंद्र का विभाजन प्रांतों में हुआ करता था। प्रांतों की तुलना राज्य से कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों से। और प्रांत का ही विभाजन होता था विषय या आहार में। आहार को जिला भी बोल सकते हैं, जिला। और विषय का जो विभाजन हुआ करता था वो वीथी में हुआ करता था। वीथी को तहसील भी बोल सकते हैं, और तहसील के नीचे या वीथी के नीचे पेठ नामक इकाई भी हुआ करती थी, जबकि छोटी इकाई थी गांव या ग्रामीण। ये कैसी थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो सर्वोच्च इकाई केंद्र, केंद्र के नीचे प्रांत, और प्रांतों के नीचे जिला, विषय या आहार, और आहार के नीचे वीथी या तहसील, और वीथी के नीचे एक पेठ नामक इकाई भी हुआ करती थी, और जबकि सबसे छोटी इकाई थी गांव या ग्राम। तो हम देखें सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के संबंध में। तो केंद्र में जो स्वामी होगा सभी शक्तियों के केंद्र में, तो वह राजा या सम्राट होगा। और इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। क्या थी? मंत्री परिषद। और विभिन्न तरह के मंत्री हुआ करते थे, और इन मंत्रियों का पद पूछा जाए तो वंशानुगत हुआ करता था। कैसा था? तो वंशानुगत या अनुवांशिक हुआ करता था। मान लो कोई मंत्री मृत्यु हो जाए तो इसका पद उसके पुत्र को दे दिया जाता था, या पुत्र नहीं है तो इसके दामाद या सगे संबंधियों को दिया जाता था। और वेतन भत्ते नगद भी दिए जाते थे, और भू राजस्व के रूप में भी दिए जाते थे। और एक से अधिक विभाग भी हुआ करते थे एक मंत्री के पास। तो केंद्र में राजा और उसकी मंत्री परिषद थी, और मंत्रियों का पद वंशानुगत, वेतन भत्ते नगद, और कुछ भू राजस्व के रूप में दिए जाते थे। और एक मंत्री के पास एक से अधिक विभाग हो सकते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। हम देखें प्रमुख मंत्रियों के संबंध में, तो एक हमें उल्लेख मिलता है कुमारा मात्य। तो यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था गुप्ता डायनेस्टी में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है कुमारा मात्य। और एक था महादंड नायक, जिसके पास युद्ध न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। युद्ध और न्याय संबंधी मामले महादंड नायक के पास थे। तो वहीं दंड पासेक, यह सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था। जैसे अपने यहाँ जिले में एसपी होता है, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक वैसे ही दंड पासिक था, जो कि सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था। महासंधि विग्रहिका, इसके पास विदेश नीति और शांति संबंधित मामलों को रखा गया था महासंधि विग्रहिका के अंतर्गत। आगे बात करें तो महाबलाधिकृत, यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। क्या था? तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी। याद रखेंगे युद्ध और सेना में फर्क होता है। एक है महादंड नायक, यह युद्ध और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन महाबलाधिकृत यह संपूर्ण सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। ये युद्ध है, युद्ध, और यह संपूर्ण सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, महाबलाधिकृत। आगे बात करें तो महाअक्ष पटलिक, तो ये लेखा प्रमुख था, जो कि राज्य की आदेशों आदेशों और मैनिफेस्टो जैसे
तो लेखा जोखा से संबंधित था ये व्यक्ति महाअक्षपटलिक। आगे देखे तो अग्रहारिक, ये दान का सर्वोच्च अधिकारी था। कैसा था? दान का सर्वोच्च अधिकारी अग्रहारिक। तो यह भूमि संबंधित विवादों को सुलझाता था। यह भूमि संबंधित जितने भी विवाद होंगे इसी के पास होंगे। फरियाद लेकर लोग इसी के पास जाया करते थे, न्यायाधिकरण के पास। एक मिलता है हमें ध्रुवाधिकरण, जो कि भू राजस्व संग्रहण का प्रमुख अधिकारी था। ध्रुवाधिकरण भू राजस्व से जुड़ा है, याद रखेंगे। कुमारा महामात सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। ध्रुवाधिकरण ये भू राजस्व संग्रहण करता था। और अग्रहारिक दान का सर्वोच्च अधिकारी था। कुछ और नाम है जैसे विनय स्थिति स्थापक, ये धर्म संबंधित मामलों को देखता था, या तो धर्म से संबंधित मामले जितने भी हैं। विनय स्थिति स्थापक नाम का पद था, तो ये विभाग देखा करता था। आगे हम बात करें प्रांतीय प्रशासन के संबंध में, तो प्रांत को और नामों से जाना जाता था, जैसे भुक्ति, अवनी। एक नाम और है प्रांत का देश। ये तीन नाम याद रखेंगे प्रांत के। भुक्ति, अवनी या देश के नाम से भी जाना जाता था प्रांत को। पर दो तरह के प्रांत हुआ करते थे, दो तरह के। एक तो सीमांत प्रांत जिसका प्रमुख गुप्ता होता था, और एक आंतरिक प्रांत जिसका प्रमुख राजकुमार को बनाया जाता था। एक बात ये भी याद रखेंगे, जिस तरह से केंद्र में जो मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है या मंत्री परिषद है, लेकिन प्रांत में ऐसी किसी भी तरह प्रांतीय परिषद का उल्लेख नहीं मिलता। आगे बात करें जिला प्रशासन, तो जिला को विषय भी कहा जाता था। विषय, विषय या आहार भी बोलते थे जिला को। और यहाँ का जो प्रमुख था वो विषयपति या आहारपति था। और जिले के प्रशासन के लिए एक विषय परिषद भी हुआ करती थी, जो कि 20 सदस्यों से निर्मित होती थी। हम बात करें इस परिषद के सदस्यों के संबंध में, तो कुछ प्रमुख सदस्य हैं जैसे सार्थवाय, ये व्यापारियों का प्रधान हुआ करता था जिला प्रशासन में। तो सार्थवाय ये व्यापारियों का प्रधान अधिकारी हुआ करता था जिला प्रशासन में, याद रखेंगे सार्थवाय। और एक नाम मिलता है हमें प्रथम कुलिक, जो कि प्रधान शिल्पी हुआ करता था जिला प्रशासन में। और प्रथम कायस्थ ये मुख्य लेखक था। क्या था? तो आप ऐसे समझिए कि ये लेखा जोखा से संबंधित व्यक्ति था, लेखा जोखा करने का कार्य किया करता था। और कायस्थ शब्द का जो पहला कायस्थ शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो गुप्त काल तक कायस्थ का प्रयोग एक लेखन से संबंधित वर्ग से था, लेखा। तो गुप्त काल तक क्या था? गुप्त काल तक कायस्थ का प्रयोग, यूं बोले, कायस्थ लेखा संबंधी एक वर्ग था जो कि लेखन का कार्य किया करता था। लेकिन गुप्त काल के पश्चात यही कायस्थ का प्रयोग एक जाति विशेष के लोगों के लिए किया जाने लगा। कायस्थ जाति के रूप में प्रचलित हुआ। ये आगे की बात है, हम आगे देखेंगे कायस्थ। तो प्रमुख सदस्यों में सार्थवाय, प्रथम कुलिक, कायस्थ और नगर श्रेणी, जो कि नगर श्रेणी का प्रधान अधिकारी था। आगे हम बात करें नगर प्रशासन के संबंध में, तो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था नगर का पुरपाल। पुरंदर आपने नाम सुना होगा। पुर का संबंध यहाँ किलों से, किलों या महलों से, ऐसे समझ लीजिए। पुरपाल जो कि नगर का अधिकारी हुआ करता था। और इस पुरपाल का जो पद था वह वंशानुगत था। संभवतः इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि पुरपाल का पद वंशानुगत था। और ये साक्ष्य हमें जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त होते हैं। जूनागढ़ अभिलेख कई बार नाम सुना होगा। आगे बात करें ग्रामीण प्रशासन के संबंध में, तो ग्राम सभा हुआ करती थी, अर्थात गांव के लोगों की सभा। तो सदस्य कौन होंगे? गांव के लोग ही रहे होंगे सदस्य। गांव के
लोग ही सदस्य होंगे क्योंकि गांव की सभा है। इसके प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं तो एक महत्तर नाम का अधिकारी हुआ करता था गांव में, जो कि पंचायत का ही एक सदस्य था। एक ग्रामीण जो कि गांव का मुखिया, अष्टकुलाधिकारी, यह भूमि संबंधी क्रय विक्रय का रिकॉर्ड रखता था। अष्टकुलाधिकारी, इसको आप पटवारी बोल सकते हैं, पटवारी, गांव का पटवारी या लेखपाल बोल सकते हैं अष्टकुलाधिकारी को। चौथा होता था कुटुंब, जो कि परिवार का मुखिया था। कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार, तो आप ऐसे याद रखिए। तो गांव में महतर, ग्रामीण गांव का मुखिया, अष्टकुलाधिकारी, लेखा जोखा रखता था भूमि से संबंधित क्रय विक्रय का, और कुटुंब। आगे बात करें सैन्य प्रशासन, तो यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, जैसा कि हमने देखा था अभी केंद्रीय प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महापीलुपति, तो यह हाथी सेना का प्रधान, हाथी सेना का प्रधान हुआ करता था। और भटाश्वपति, ये अश्व सेना का प्रधान होता था, अश्व सेना का प्रधान। और रण भंडार गारिक, तो यह सैन्य सामग्री की व्यवस्था करने वाला हुआ करता था, सैन्य सामग्री की व्यवस्था करने वाला। तो सेना के संबंध में 4 पॉइंट याद रखेंगे। महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महापीलुपति, हाथी सेना का प्रधान। भटाश्वपति, भटाश्व अश्व से समझ में आ रहा होगा घोड़ा, तो अश्व सेना का प्रधान। रण भंडार गारिक, अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए, रण, रण क्या होता है? तो युद्ध का मैदान, भंडार मतलब संग्रहण, तो आप ऐसे समझिए कि जो सैन्य सामग्री थी उसको जुटाने वाला व्यक्ति था ये रण भंडार गारिक। तो ये था सैन्य प्रशासन। आगे हम कायस्थ को बहुत ही अच्छे से देखें। कायस्थ के बारे में एक शब्द आया है, कायस्थ। कायस्थ, तो कायस्थ गुप्त काल में क्या था? तो गुप्त काल में एक नया वर्ग था। कैसा था? एक नया वर्ग था जो कि लेखा जोखा से संबंधित कार्यों को किया करता था। लेखा जोखा, आय व्यय का विवरण रखना, आय व्यय, ऐसे लेखन से संबंधित वर्ग था कायस्थ। और ये भी उल्लेख मिलता है कि इसने ब्राह्मणों के, इस वर्ग ने ब्राह्मणों के इस वर्ग ने, कायस्थ ने जो है ब्राह्मण लेखकों के एकाधिकार को भी समाप्त किया था, एकाधिकार को समाप्त किया था। तो यह गुप्त काल में एक वर्ग था जो कि लेखा जोखा का कार्य किया करता था। इसका मुख्य कार्य था आय व्यय का लेखा जोखा रखना, तो इसको कायस्थ नाम दिया गया था। और कायस्थ शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमें जो मिलता है वह याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राप्त होता है, याज्ञवल्क्य स्मृति से। जबकि गुप्त काल के पश्चात इस कायस्थ का जो प्रचलन हुआ, कायस्थ का जाति के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जाति के रूप में प्रयोग होने लगा गुप्त काल के पश्चात। और यह जाति के रूप में प्रयोग होने लगा, ऐसी जानकारी हमें गुप्त काल के पश्चात के ग्रंथ ओशनम स्मृति से प्राप्त होती है, ओशनम स्मृति से। तो कायस्थ एक ऐसे लोगों का वर्ग था जो कि मुख्यतः लेखा जोखा, आय व्यय से संबंधित रिकॉर्ड रखता था। और इस वर्ग ने ब्राह्मण लेखकों के एकाधिकार को भी समाप्त किया था। तो तो कायस्थ शब्द का उल्लेख हमें सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राप्त होता है। और गुप्त काल तक यह वर्ग लेखा जोखा से संबंधित वर्ग था, लेकिन गुप्त काल के पश्चात कायस्थ को जाति के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जो कि ऐसी जानकारी हमें ओशनम स्मृति से प्राप्त होती है। तो ये था कायस्थ। तो हम बात करें गुप्तकालीन न्याय प्रशासन के संबंध में, तो इस समय न्यायालयों को धर्मासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मासन। जो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, सर्वोच्च अधिकारी, वह राजा हुआ करता था। इसके अतिरिक्त भी हमें कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे कि
महादंड नायक, महादंड नायक और सर्वदंड नायक, सर्वदंड नायक। और फाहियान गुप्तकालीन न्याय प्रशासन के संबंध में लिखता है कि न्याय विधान, न्याय विधान अत्यंत कोमल थे, कोमल थे और लोगों को मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था, लोगों को मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ऐसा उल्लेख करता है चीनी यात्री फाहियान, लिखता है फाहियान। तो ये था न्याय प्रशासन। याद रखेंगे न्याय प्रशासन में दो अधिकारियों को, महादंड नायक और सर्वदंड नायक। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा था, राजा के अतिरिक्त ये अधिकारी हुआ करते थे, महादंड नायक और सर्वदंड नायक। और न्यायालयों को धर्मासन कहा जाता था, धर्मासन न्यायालयों को कहा जाता था। और फाहियान न्याय के संबंध में लिखता है कि गुप्त काल में न्याय विधान अत्यंत कोमल थे और इस समय लोगों को मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था। यह न्याय प्रशासन, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सामाजिक जीवन। क्या देखेंगे? सामाजिक जीवन, आर्थिक पक्ष और वाणिज्य व्यापार वगैरह। आज के लिए इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय हिंद।